हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जो कि आपके होम साइंस से रिलेटेड है और टीजीटी पीजीटी के लिए आपके हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग जो है लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चे लाइक कर दीजिए क्लास को, और लाइव चैट में मैं आपके साथ वहां पर मौजूद हूं, तो आप मेरे साथ किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। आज हम ये जो 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे, जितना भी हमने पढ़ लिया है वो सभी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सब बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको सबको शो हो रहा है। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम को रिवाइज करवाया है, जॉइंट्स रिवाइज कराए हैं, एरिक्सन थ्योरी को रिवाइज करवाया है, बिल्कुल अभी लेटेस्ट। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्लासेस ली हैं, तो वो अच्छे से इसका आंसर भी दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सारी क्लास लगाई है तो आंसर भी दे पाएंगे, है ना। एक औसत वयस्क मनुष्य में ह्यूमन में जो बोन्स होती हैं स्केलेटन सिस्टम में, वो कितनी पाई जाती हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। चलिए, वेरी गुड। सभी इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलेंगे, और बहुत तेजी के साथ आपका आंसर आना चाहिए, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, वरना आप जल्दबाजी में गलत भी आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। मनुष्य में मांसपेशियों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे मसल्स को, ठीक है। मसल्स को किसके साथ कनेक्ट होना है? बोन्स के साथ। चलिए बताइए, कौन कनेक्ट करता है मसल्स को बोन के साथ? कंडारा लिखा है तो कंडरा होता है, आई थिंक। तंतु, तंत्रिकाक्ष, उर्विका, कौन करता है? हिंदी में टेंडन को आपके कंडरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडरा। तो टेंडन्स करते हैं। कौन करते हैं? आपके टेंडन्स। क्लियर है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं उन्हें बता दूंगी ऑप्शंस में किसको क्या बोलते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। फिलहाल टेंडन्स होते हैं जो कि बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, BMT। बी से बोन, एम से मसल्स और टी से टेंडन्स। तो BMT क्या करते हैं? हड्डियों को मांसपेशियों के साथ या मांसपेशियों को हड्डियों के साथ जोड़ के रखते हैं। आपका जो स्केलेटन सिस्टम है वो आपके मसल्स के साथ कनेक्टेड है, तभी ये दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है आपको मूवमेंट करने देता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रल जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रे होते हैं, किसका भाग है? वर्टिब्रल कॉलम का भाग है। औत मतलब नहीं है, ये आंत है, ठीक है। आंत मतलब इंटेस्टाइन का भाग है। यकृत मतलब आपके लिवर का भाग है। रीढ़ की हड्डी, वही आपके रीढ़ की हड्डी को आप वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम बोलिए, मेरुदंड बोलिए, ठीक है, कशेरुक दंड बोलिए, कुछ भी बोलिए आप हिंदी में। किसका भाग है? या ब्रेन, मस्तिष्क का भाग है। जो वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रल से क्या बना हुआ है? आपके वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है ना। मैंने आपको बताया है कि ऐसे पीसेस टाइप के होते हैं वर्टिब्रल के, और ये बीच में आपस में कनेक्टेड होते हैं। किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? कार्टिलेजियस जॉइंट के साथ। इनके बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? कार्टिलेजियस जॉइंट पाया जाता है। हमें 3 तरीके के जॉइंट पड़े हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट एंड आपके साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जिसे आप चल संधि बोल सकते हैं, अचल संधि बोलते हैं, जो बिल्कुल भी मूव नहीं होता, आपको मूव नहीं करने देता, ठीक है, वो फाइब्रस जॉइंट होता है। सेकेंड आपने क्या पढ़ा? कार्टिलेजियस जॉइंट, जो थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको करने देता है, जिसे आप अपूर्ण संधि बोलते हैं। और लास्ट है साइनोवियल जॉइंट, जो कि चल संधि के नाम से जानी जाती है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर पाते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो है आपके वर्टिब्रेट से बनी हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी बोन्स पाई जाती हैं? छोटे बच्चों में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 300 हड्डियां। जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें 300 बोन्स होती हैं, और वो बोन्स कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज इसलिए क्यों कार्टिलेज की बनी होती है? ताकि वो इजिली
शरीर से, माँ की बॉडी से पहली बात तो बाहर आ जाएं। अगर बोन्स हार्ड होंगी, रिजिड होंगी, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में होगा तो बच्चे बाहर नहीं आ पाएंगे और माँ के शरीर में कैसे रह पाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है पहले बच्चों की बोन्स कार्टिलेज की बनी होती हैं। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सब आंसर करेंगे। कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बोन्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपकी हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन। तो मानव शिशु की जो हड्डियां होती हैं वो 300 होती हैं, फिर धीरे 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 कम होती चली जाती हैं, 270 होती हैं, फिर 270 से और कम होती हैं, आपके चाइल्डहुड तक आते आते 208 रह जाती हैं, फिर अडोलसेंस तक जाते जाते 206 ही हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बताइए। सबसे छोटी हड्डी और कहां पाई जाती है और कौन सी है, उसका नाम क्या है। स्टेपिस, वेरी गुड, स्टेप्स जिसे आप बोलते हैं, और जो कि कान में होती है। ठीक है, कहां पाई जाती है, कान में। कान में आपके 3 हड्डी पाई जाती हैं, ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। और हड्डियां जो है कान में पाई कहाँ जाती हैं, मिडल ईयर में, मध्य कान में पाई जाती हैं। तो सबसे बड़ी मैलस है, फिर इनकस है, फिर आपके स्टेप्स है। और इनके शेप के अकॉर्डिंग मैंने इसके नाम भी आपको बताए हैं कि मैलस को हैमर बोलते हैं, क्योंकि हैमर उसका नाम इसलिए है क्योंकि मैलस जो है वो हैमर के जैसा दिखता है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा मैम ने ये जो पढ़ाया है, अगर आप जो 12th की 11th की बुक है आपकी यूपी बोर्ड की, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में चल रही है आपके, एक बार उसे पढ़ना। ठीक है, उसमें ये जो मैंने पढ़ाया है आपको, जितने भी जॉइंट्स के बारे में जो भी कुछ पढ़ाया है मैंने आपको, बोन्स के बारे में, एक बार वो स्केलेटन सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ना। इसके अलावा आप लोग एक बार जो आपके ये हैं सेंस ऑर्गन वाले, जिसमें ईयर का दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ पढ़ना। आपको मिलता है कि नहीं मिलता है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो चैप्टर है आपका सेंस ऑर्गन, और जहाँ पे ईयर दिया हुआ है वहां पे मैलस, इनकस, स्टेप्स का दूसरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये चीज पढ़ी, मुझे तो पता था, खैर मैंने ये चीज पढ़ी तो मुझे लगा अब तो बताना चाहिए क्योंकि बुक में मौजूद है। ठीक है, तो मैलस हैमर की तरह दिखता है इसलिए उसको हैमर भी बोलते हैं। जो इनकस है वो एनविल की तरह दिखता है, एनविल जिस पे रख के जूता बनाता है, मोची। और जो स्टिरअप है वो स्टेपिस है, वो आपके स्टिरअप की तरह दिखता है। स्टिरअप वो हिस्सा होती है, वो चीज होती है जिस पे पैर रख के घोड़े के ऊपर चढ़ा जाता है। मैंने उसका इमेज भी लगाया हुआ है कम्युनिटी टैब पर। ठीक है, स्टिरअप है आपके स्टेपिस, लेकिन मैलस नहीं है। मैलस आपकी किसकी तरह दिखती है, हैमर की तरह, हथौड़े की तरह। क्लियर है, तो एक बार जरा आप लोग देखिएगा, अगर आपके पास 11th 12th की बुक है आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद की, SCERT की, तो जरा एक बार खोल के ना वो चैप्टर पढ़ना, कंकाल तंत्र भी पढ़ना और सेंस ऑर्गन्स वाला भी पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो ये था कौन सी हड्डी छोटी होती है, आप बताइए किस भाग में होती है। अभी हमने डिस्कस किया है, तो कान में, ईयर्स में होती है। कान के भी अगर आपसे भाग पूछ ले कि कान के किस भाग में हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये आपका आउटर ईयर है, ये आपका मिडल ईयर है, और ये अंदर कॉक्लिया वाला स्ट्रक्चर आपके इंटरनल ईयर है। ठीक है, ये बाह्य कान है, ये मध्य कान है, ये आपके आंतरिक कान है। तो मध्य कान में यहाँ पर जो है आपके बोन्स पाई जाती हैं। ये पिना, ये बाहर वाला पार्ट कहलाता है। ये जो बाहर वाला पार्ट है कान का, ये जो डिजाइन है, इसको पिना बोलते हैं, पिना। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट्स शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। अचल मतलब ये चलते नहीं है, मूव ही नहीं कर सकते, इनका दूसरा नाम भी बताएंगे आप क्या है। जॉइंट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं और अचल संधि का दूसरा नाम क्या है आप बताएंगे, चूंकि मैं आपको बता चुकी हूं। तो बताइए, पहले तो इसका आंसर दीजिए। अचल संधि आपके कहाँ पाई जाएगी, घुटने में, मतलब आपके जो घुटने हैं उसमें, कलाई में, आपके कार्पल्स में पाई जाती हैं। कपाल, आपका कपाल मतलब आपका जो क्रेनियम है, ठीक है, क्रेनियम, उसमें पाई जाती हैं। या कोहनी, एल्बो में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, तो अचल संधि जो कि मूव नहीं कर सकती बिल्कुल भी, फाइब्रस जॉइंट के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ये हमारे क्रेनियम में पाई जाती हैं, कपाल में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है। अचल संधि का एक जॉइंट्स की स्टडी के अकॉर्डिंग मैंने आपको नाम बताया था ना, या मूवमेंट के अकॉर्डिंग बताया था ना, जो मूव करते हैं
उनका क्या नाम है? जो मूव नहीं करते हैं उनका क्या नाम है? सिनआर्थ्रोसिस। बिल्कुल, अगर जिसने किसी ने भी आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में, हालांकि मैं देखूंगी लाइव चैट में, अचल संधि का दूसरा नाम है, इमूवेबल जॉइंट का नाम होता है सिनआर्थ्रोसिस। सिनआर्थ्रोसिस मैंने आपको ऐसे याद कराया था। आर्थ्रोसिस जो है वो स्टडी है किसकी? वो जॉइंट्स की स्टडी है, ठीक है, जॉइंट्स की स्टडी है। जो आप संधि पढ़ते हैं, जोड़ पढ़ते हैं, इसकी स्टडी को आर्थ्रोसिस बोलते हैं। सिनआर्थ्रोसिस मतलब, सिन मतलब पाप हो गया, तो ये अगर हड्डियां हिल गई तो पाप हो जाएगा, मैंने आपको ऐसे याद कराया था। तो ये अचल संधि है और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे स्कल में पाई जाती है। स्कल भी ना बोलकर के बल्कि हम बोलेंगे क्रेनियम में पाई जाती है, कपाल में पाई जाती है, जो कि 8 हड्डियों से मिलके बना है। ये जो क्रेनियम है, ठीक है, और ये हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ये क्या कहलाते हैं? कपाल में पाए जाने वाले जॉइंट्स का एक नाम है, क्या कहलाया जाता है वो? मैंने कम्युनिटी टैब पर भी पूछा है, बताइए। कपाल में जो जॉइंट पाया जाता है या जो अचल संधि पाई जाती है उसको एक नाम दिया गया है, सूचर। क्या बोलते हैं इसे? सूचर, ठीक है। बाकी कौन सा सूचर कहाँ किस जगह पाया जाता है ये पीजीटी वाले याद जरूर कर ले, और जो है इसके अलावा नेट एलटी वाले भी तो याद करेंगे ही करेंगे। एलटी ग्रेड का एग्जाम बहुत टिपिकल होता है, आप ये मत समझ लेना कि टीजीटी और पीजीटी की जैसा उसका एग्जाम होगा, ठीक है। बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो ये मत समझना कि जैसे टीजीटी में इतना डेप्थ में नहीं पूछते, लेकिन पीजीटी में पूछते हैं, और आपके एलटी ग्रेड में भी पूछे जाते हैं डेप्थ में क्वेश्चन आंसर। तो ये जो सीरीज चल रही है ये सभी के लिए चल रही है। अब स्पेशली मैं एलटी ग्रेड डाल के आपको पढ़ाऊंगी तो वो अलग बात है, लेकिन ये सबके लिए चल रही है, जो भी आप एग्जाम देने जाओ। आगे चलिए। मानव के मस्तिष्क कोश अर्थात कपाल, ठीक है, की अस्थियां किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? अब बताइए, क्रेनियम के बीच में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? चल संधि पाई जाती है, अपूर्ण संधि पाई जाती है, अचल संधि पाई जाती है, या कब्जा संधि पाई जाती है? चल संधि क्या हो गई आपके? साइनोवियल जॉइंट, ठीक। अपूर्ण संधि कौन से हो गए? कार्टिलेजियस जॉइंट। अचल संधि कौन सी होगी आपके? फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स। और कब्जा संधि हिंज जॉइंट। हिंज कब्जा संधि तो साइनोवियल का ही आपके एक भाग है, साइनोवियल का प्रकार है। तो आंसर करेंगे सब बच्चे, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, और कोई भी परेशान नहीं होगा। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेगा तो मैं हिंदी में बताऊंगी, हिंदी में मिलेगा तो मैं इंग्लिश में बताऊंगी। क्लियर? वेरी गुड। कौन सी संधि पाई जाती है यहाँ पे? अचल संधि। अभी हमने ये आंसर किया है, अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा कि भाई जो क्रेनियम है इसमें आपके इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं, सिनआर्थ्रोसिस बोलते हैं इसे। अगर ये हिल नहीं सकते, ये बहुत ही टाइटली आपस में ये जॉइंट जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आपके हालांकि पूरे स्कल में मूवमेंट नहीं होती, लेकिन सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर स्कल में होती है तो वो आपके जबड़े में होती है, जॉ में होती है, बस यहाँ पर ये वाला जॉइंट नहीं होता है। बाकी आपके फेशियल बोन्स में भी, चेहरे में भी जो है आपके फाइब्रस जॉइंट ही पाया जाता है। चेहरे की बहुत सी हड्डियां आपकी नहीं हिलती हैं, क्लियर है। लेकिन बस यहाँ पर जो जबड़ा वाला हिस्सा है, आपका जो मुंह वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये जॉइंट्स नहीं पाए जाते। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कूल्हे और कंधे के स्थान पर, ठीक है, किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है? कूल्हा मतलब आपका पेल्विक रीजन, आपका कूल्हा जहां से आपकी फीमर जुड़ी हुई है, शरीर की सबसे लंबी जो आपके हड्डी है वो आपके कूल्हे से जुड़ती है, पेल्विक रीजन को आपके कूल्हा बोलते हैं। और कंधा मतलब आपकी शोल्डर, ठीक है। शोल्डर्स में और आपके पेल्विक रीजन में बताइए कौन सी संधि पाई जाती है, कि कौन सा जॉइंट पाया जाता है? अपूर्ण चल संधि मतलब कार्टिलेजियस जॉइंट पाए जाते हैं, कब्जेदार संधि मतलब हिंज जॉइंट पाया जाता है, और है आपके कंदुक खलिका। कंदुक खलिका आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। या फिसलने वाली संधि, फिसलने वाली संधि आपके वो ग्रिडल जॉइंट जो होते हैं, वो कौन सा पाया जाता है बताइए? ग्लाइडिंग जॉइंट, सॉरी ग्रिडल नहीं, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स को आपके सर्पी या फिसलने वाली संधि बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ये आपकी उसमें पाए जाते हैं, हथेली में। आप अपनी हथेली को पूरा मोड़ पाते हैं, मुट्ठी बना पाते हैं, इसी वजह से, ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से, ठीक है। तो कहाँ जो है कूल्हे में मतलब आपके पेल्विक रीजन में और आपके कोहनी में आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट, या इसे आप कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, यहीं पर आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर आप यहां पर बताएंगे। इन चारों में से बताइए
कौन सा जॉइंट सबसे ज्यादा मूवेबल है, मतलब सब सर्वाधिक गतिशील जॉइंट कौन सा है? आंसर करिए। सर्वाधिक गतिशील, शरीर की सबसे ज्यादा सर्वाधिक गतिशील संधि है इन चारों में से कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, कंदुक खलिका संधि। इसे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये आपको बहुत ज्यादा मूव करने देता है। 360 डिग्री आप अपना हाथ घुमा सकते हैं। कहां से घुमा सकते हैं? 360 डिग्री शोल्डर से घुमा सकते हैं, ठीक है। कोहनी से नहीं घुमा सकते, शोल्डर से घुमा सकते हैं, कंधे से। और जो पेल्विक रीजन है ये भी आपको हर तरीके से मूव करने देता है, हर डायरेक्शन में। तभी आप डांस कर पाते हैं, किक मार पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। जो लोग जूडो कराटे वगैरह करते हैं, किक वगैरह मारते हैं, आपने देखा होगा उनका पैर पूरा उठ जाता है, पूरा उठा लेते हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक जो होते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि यहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। आगे चलिए। कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? बताइए। कोहनी का जोड़। अब आपकी कोहनी की बात हो रही है एल्बो की। सबको पता है ना एल्बो और शोल्डर क्या होते हैं? कोहनी और कंधा तो पता है ना। कंधा हो गया शोल्डर, कोहनी हो गया एल्बो। तो कोहनी में कौन सा जोड़ होता है बताइए? विवर्त, कब्जेदार, फिसलने वाला, खूंटीदार। ये विवर्त कौन सा जॉइंट है? जरा एक बार मैं देख लूं ये विवर्त को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। पता नहीं यार ये विवर्त क्या है। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इनका बता देती हूँ। विवर्त ऑप्शन ही हटा दो। कब्जेदार है आपके हिंज जॉइंट, ठीक है। फिसलने वाला आपके हो गया ग्लाइडिंग, मैंने आपको भी बता ही दिया ग्लाइडिंग कहाँ पाया जाता है। और खूंटीदार मतलब पिवट, ठीक है, पिवट जॉइंट। तो बताइए कोहनी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट। कौन सा पाया जाएगा? हिंज जॉइंट। आपके कोहनी में हिंज जॉइंट पाया जाएगा, आपके घुटने में हिंज जॉइंट पाया जाएगा। इसके अलावा आपके फैलिंगस में, आपकी जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, उसके बीच में उंगलियां जिस जॉइंट से जुड़ी हैं वो हिंज जॉइंट से ही जुड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब पर भी पूछा है। हालांकि इसका आंसर बच्चों ने 78% ने सही दिया है। कौन सा जॉइंट पाया जाएगा? आपके हिंज जॉइंट पाया जाएगा, कब्जेदार जॉइंट पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहीं पर बताइए। निम्नलिखित जोड़ में से वह कौन सा जोड़ है जो एक ही ओर घुमा सकते हैं, अर्थात कब्जे की भांति काम करता है? जिसमें आप अपनी हड्डियों को एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, अर्थात कब्जे की भांति काम करता है। वो कौन सा जोड़ है? वो है आपके कब्जेदार संधि। ऑप्शन नंबर बी, हिंज जॉइंट। याद रखेंगे इसकी डेफिनेशन या इसका मीनिंग भी आप याद रखेंगे। बॉल इन सॉकेट अगर आपसे पूछेगा तो या तो जगह पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा बॉल इन सॉकेट जॉइंट है क्या। तो सर्वाधिक गतिशील संधि है वो, शरीर की सबसे ज्यादा मूवमेंट देने वाली संधि है बॉल इन सॉकेट जॉइंट। अगर आपसे पूछ ले ये किसका पार्ट है बॉल इन सॉकेट जॉइंट, तो साइनोवियल जॉइंट्स का। साइनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं? चल संधि का भाग है। बॉल इन सॉकेट जॉइंट किसका भाग है? चल संधि का भाग है। चल संधि 5-6 प्रकार की होती हैं। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया। और अब मैंने आपसे पूछा वो कौन सी संधि है जहां पर आप एक ही दिशा में अपने हाथ को घुमा सकते हैं। आप अपना हाथ सीधा कीजिए, आप अपनी तरफ को जो है अपना जो हाथ है कोहनी से घुमा सकते हैं, लेकिन वही हाथ आप नीचे नहीं घुमा सकते कोहनी से। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? कब्जेदार संधि है, हिंज जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में मुक्त पशुकाएं, पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? बताइए। रिब्स पढ़ी है ना आपने सबने? रिब्स पढ़ाई है मैंने आपको। 12 जोड़ी पेयर्स होते हैं, है ना। उसमें 24 टोटल रिब्स होती हैं। आगे किस हड्डी से जुड़ी होती है रिब्स? फ्रंट की तरफ, सामने की तरफ किस हड्डी से जुड़ी होती है रिब्स? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करिए मेरे। फ्रंट में रिब्स किस बोन से जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से। और बैक में किससे जुड़ी होती हैं? पीछे की तरफ आपके किससे जुड़ी होती हैं? वर्टिबल कॉलम, आपके मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं। अब इसमें बताइए फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं? क्लास 12th का क्वेश्चन है ये। क्लास 12th SCERT TGT के लिए, PGT के लिए जो आप किताब पढ़ते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास 12th की बुक में। फ्लोटिंग रिब्स कौन से नंबर की होती हैं? 11वीं और 12वीं। मैंने आपको समझाया था जब रिब्स आपको पढ़ाई थी, ये चीज मैंने क्लियर की थी लास्ट वीडियो में ही, कि जो रिब्स होती हैं सामने से तो ये स्टर्नम बोन से जुड़ी होती हैं, इस तरीके से लाइक स्टर्नम बोन होती है, ठीक है। ऊपर से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं स्टर्नम से जुड़ी होती है।
शुरू की ऊपर से लेकर के 7 पसलियां जो हैं वो स्टर्नम बोन के साथ जुड़ती हैं, इसलिए ये ट्रू रिब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू मतलब सच्ची पसलियां कहलाती हैं। वहीं जो 8वें नंबर वाली है, मान लीजिए ये 7वीं है, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 7वीं के साथ जुड़ती हैं, 7th नंबर वाली रिब्स के साथ जुड़ती हैं, इसलिए ये फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, ये ट्रू रिब्स नहीं है। ठीक है। और वहीं आपके 8, 9, 10 हो गए, 12 होती हैं। जो आपके 11th और 12th होती है वो ऐसे हवा में होती हैं। मान लीजिए ये स्टर्नम है, पीछे से ऐसे वर्टिकल कॉलम से जुड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे हवा में होती हैं। आगे स्टर्नम से भी नहीं जुड़ती, ना ही किसी और पसली के साथ जुड़ती हैं। 8, 9, 10 नंबर वाली तो आपके 7वें नंबर से आगे जुड़ जाती हैं, लेकिन 11th और 12th जुड़ती ही नहीं है, हवा में रहती हैं, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के नाम से वो जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फ्लोटिंग रिब्स, अर्थात मुक्त पशुकाएं, हिंदी में बोलते हैं पसलियां। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं 11th एंड 12th नंबर वाली। और इसके बीच में रहती क्या है? 11th और 12th जो रिब्स है ये किसको सपोर्ट करती हैं? ये किडनी को सपोर्ट करती हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में ही आपकी किडनी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्यक्ति के शरीर में कुल पसलियां, रिब्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ रिब्स बताइए, टोटल रिब्स कितनी होती हैं? 22, 26, 24, 28, तो 24 रिब्स होंगी, है ना, क्योंकि 12 12 हैं, एक तरफ 12 है, एक तरफ 12 है, एक तरफ 12, एक तरफ 12, मतलब 12 जोड़े हैं। ठीक है, और 12 12 कितनी हो गई? 24 हो गई। चलिए 12 पेयर पाए जाते हैं हमारे। क्लियर है ना सबको? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 14 का आंसर बताइए। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी वर्टिकल कॉलम में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? आंसर करिए। वर्टिकल कॉलम में एक नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना? नहीं कर चुके हैं। वर्टिकल कॉलम में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो 26 होती हैं। वर्टिकल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी में एक वयस्क पुरुष में या वयस्क व्यक्ति में, पुरुष महिला नहीं है, या 26 होती हैं। वहीं बच्चों में कितनी होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। नवजात बच्चे या छोटे बच्चों में कितनी होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं वर्टिकल कॉलम में। वर्टिकल कॉलम मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा होता है, ऐसे 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 आता है, ऐसे आता है ना। तो ऊपर की जो आपके 7 हड्डियां होती है वो कौन सी होती हैं बताइए? ऊपर वाली 7 आपके सर्वाइकल बोन्स कहलाती हैं, क्योंकि ये आपकी कहाँ आती हैं? ये आपकी गर्दन में आती हैं। ठीक है। नीचे की जो 12 होती हैं ये आपकी थोरोइक कैविटी में होती हैं, थोरोइक रीजन में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें थोरोइक वर्टिबल बोला जाता है। और इन्हीं से आपके जो हैं 12 से आपके क्या निकलती हैं? रिब्स निकलती हैं, पसलियां निकलती हैं, जो कि आगे जाके स्टर्नम से जुड़ती हैं। क्लियर है? जिसमें 7 तो ट्रू रिब्स हैं, डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ती हैं, जबकि 8वें, 9वें, 10वें नंबर वाली तो 7th नंबर वाली से जुड़ती है, और 11, 12 जो है वो हवा में रहती है, वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। वहीं नीचे की जो 5 थी, अब मान लीजिए ऐसे देख लीजिए, ये 5 थी, 1 2 3 4 5, ठीक है, छोटे बच्चे में धीरे 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 ये जुड़ के एक हो गई, सैक्रम। ठीक है, कौन सी कहलाती है? ये सैक्रम। यही जो है नीचे की 2, एक तो 5 जुड़ के सैक्रम बनाती हैं, और एक और आपके 4 जुड़ जाती है, मेरे दिमाग से उसका नाम जा रहा है। तो कुल मिला के 33 होती हैं छोटे बच्चे में। अब आपसे नवजात पूछा जाए, छोटे बच्चे पूछा जाए, कहीं से कुछ भी पूछा जाए, 33 ही होती है वर्टिकल कॉलम में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वयस्क में, एक अडल्ट आदमी, एक परिपक्व आदमी में कितनी हड्डियां होती हैं वर्टिकल कॉलम में, तो 26 होती हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा। ठीक है, 26 हड्डियां होंगी, और वहीं बच्चों में कितनी होंगी? 33 हड्डियां होती है वर्टिकल कॉलम में, क्योंकि धीरे 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 उनका विकास हो रहा है, धीरे धीरे ये हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज बच्चा पैदा हुआ आज ही सारी की सारी हड्डियां फ्यूज हो जाएंगी। बस पैदा हुआ तब 300 बोन है, और बस तुरंत जो है बड़ा होने लगा तो 206 इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कौन सी एज है बताइए? विश्वास बनाम अविश्वास, किसके अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास है? पहले तो आप ये बताइए, किसने इस प्रकार से जो है डिवाइडेशन दिया है? कौन मनोवैज्ञानिक है वो? किस अवस्था को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के नाम से जानते हैं? ये भी बताइए। आप आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। और अब गलत नहीं होने चाहिए ये आंसर, क्योंकि इसको मैंने बहुत डेप्थ में आपको बहुत कायदे से पढ़ा दिया है। फिर आप जानिए, आपका जो है पेपर जाने। अगर अभी भी आप गलत करते हैं इन आंसर्स को, तो फिर बहुत ही ज्यादा दुख की बात है ये आपके लिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए दुख की बात है,
क्योंकि एक एक चीज को बहुत मतलब अच्छे से डेप्थ में जाकर के मैं आपको समझा चुकी हूँ। अभी भी आप गलत करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, होना नहीं चाहिए अब ये गलत। एरिक एरिक्सन के अनुसार, एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है, कौन सी थ्योरी दी है? साइको सोशल मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार शैशवावस्था को ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में, विश्वास बनाम अविश्वास में बताया है। किस स्टेज को बताया है? 0 to 2 years इन्फेंसी एज को, शैशवावस्था को क्या बोला है आपके एरिक एरिक्सन ने? विश्वास बनाम अविश्वास। क्यों बोला है? क्योंकि एक छोटा बच्चा है, अगर उसको प्यार मिलेगा, उसकी माँ तुरंत, उसकी फैमिली उसकी तुरंत केयर कर रही है, बहुत उसके रोने पर एकदम पूरी फैमिली उसकी सेवा में लग जाती है, तो बच्चे में क्या पैदा होता है? ट्रस्ट। वहीं एक बच्चा रो रहा है, भूखा पड़ा है, छोटा सा बच्चा है और माँ और उसके परिवार वाले उसकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा? मिसट्रस्ट हो जाएगा उस बच्चे में, अपने जीवन के प्रति अविश्वास पैदा हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था, जो कि लास्ट आपने कम्युनिटी टैब पे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, कि इसी अवस्था में एरिक एरिक्सन कहते हैं कि अब बच्चे में अगर ट्रस्ट पैदा हुआ, मान लो उसकी इतने अच्छे से केयर हुई, इतने अच्छे से उसको जो है पालन पोषण हुआ, उसके अंदर विश्वास की भावना आई, तो उसको जीवन के प्रति होप मिलेगी। क्या मिलेगी? होप। क्या वर्च्यू पैदा होगी इसमें? आशा। पढ़ाया था ना मैंने आपको, आशा आएगी जीवन के प्रति। क्या आएगी? आशा बच्चे में डेवलप होगी। तो होप जो है वो किस एज की वर्च्यू है, किस एज का गुण है, किस पर्टिकुलर एज का गुण है? वो इन्फेंसी एज का गुण है, होप। ठीक है, नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट होम साइंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है। और नेट के क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी में आते हैं, सबने देखा है। टॉर्सल प्रभाव नेट में आया हुआ क्वेश्चन था और उसको टीजीटी में पूछा गया है, तो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपको बताऊंगी अगर आपको सफलता पानी है कि ये टीजीटी के लिए है या नहीं है, ये पीजीटी के लिए है या नहीं है। आज भी बहुत बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे वीडियो में, कमेंट सेक्शन में, कि मैम ये पर्टिकुलर टॉपिक टीजीटी के लिए है। मुझे नहीं पता, अपना सिलेबस देख लीजिए, है तो पढ़िए, नहीं है तो मत पढ़िए। आपकी चॉइस, आपका जीवन, आपका एग्जाम, आपकी सफलता। क्लियर है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है बताइए? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया आपके, एक पहली बात तो ये लर्निंग डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है? लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम संबंधित विकार है ये। ठीक है, और उसमें भी अधिगम में भी कौन से अधिगम से संबंधित रखता है? ये तो पठन संबंधी विकार है, रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया। कैसा से विकार है? पठन संबंधी। वेरी गुड, है ना, पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है कितना बताइए? 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है कितना? मतलब बच्चे का वेट जो उसके बर्थ पे था, उसके जन्म के टाइम पे जो था, 6 महीने पर आकर कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना। हाँ, आपकी बुक्स में 4 महीने भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनर ने आंसर हमेशा 6 को माना है। अब ऑप्शन में 6 महीने है ही नहीं, 4 महीने दिया हुआ है, तो आप ऑब्वियसली 4 लगाओगे, है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करा करो अपना। बुक्स में 4 महीने दिया हुआ है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा कई बार एग्जामिनर ने 6 महीने ही माना है। अब 6 महीने ऑप्शन में ही नहीं है और पूछ रहे हैं कि जन्म के समय का वजन हो जाता है तो दुगना हो जाएगा, तो या तो 4 महीने होगा या 6 महीने होगा। वैसे इसका आंसर 6 माह ही है। ठीक है, कई अलग अलग बुक्स में 4 माह भी लिखा हुआ है, बट 6 महीने मानते हैं। और तिगना किस में हो जाएगा? 3 गुना कब हो जाएगा? 1 साल में। 1 साल में बच्चे का वेट कितना हो जाएगा? 3 गुना। ठीक है, उसके वजन का, जो उसका बर्थ के समय वेट था, उसका 3 गुना वो 1 साल पे होगा, और दुगना डबल कब हो जाएगा? 6 महीने में। अगर 6 महीने नहीं है उसमें दिया है ऑप्शंस में, 4 महीने दिया है, तब आप 4 महीने आंसर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 6 महीने दिया है तो 6 महीने ही सही है, क्योंकि प्रीवियसली 6 महीने को सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं बच्चे, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज, खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, एक्टिव बिल्डर्स हैं वो। ये श्रेय किस विद्वान को जाता है? किसने ये बात बोली है? किसके अकॉर्डिंग? ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को बोला है लिटिल साइंटिस्ट, छोटे छोटे वैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक? इसके अलावा वो ये बोलते हैं कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, वो कोरी स्लेट नहीं है, खाली स्लेट नहीं है। ठीक है, वो एक्टिव बिल्डर है नॉलेज के। जीन पियाजे। वेरी गुड। किसने बोला है आपके? ये जीन पियाजे ने बोला है। जीन पियाजे ने क्या बोला है? कि बच्चे
एक्टिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, अपने संज्ञान का अपनी समझ का स्वयं निर्माण कर सकते हैं, एक्टिव बिल्डर्स हैं वो, लिटिल साइंटिस्ट हैं वो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आंसर बताइए। साइको सोशल थ्योरी किसने दी है? सही लिखा है ना मैंने? साइको नहीं, गलत लिखा है कुछ, है ना? कोई बात नहीं। साइको सोशल थ्योरी किसने दी है? मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन। किसने दिया है? एरिक एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे सब। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, वर्च्यू ऑफ पर्पस, ठीक है, वर्च्यू ऑफ पर्पस डेवलप इन, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, सभी सुनेंगे। एरिक्सन कह रहे हैं हर स्टेज का उन्होंने एक गुण बताया है, बताया ना, जैसे उन्होंने आशा बताई किसकी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इन्फेंसी एज की। तो एरिक्सन के अनुसार पर्पस मतलब उद्देश्य का गुण, उद्देश्य का गुण किस अवस्था में डेवलप होगा बताइए? परिश्रम बनाम हीन भावना, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, या स्वायत्ता बनाम शर्म। अब मैं इंग्लिश में बताती हूं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, पहल बनाम अपराध बोध, मतलब आप क्या होता है, पहल को क्या बोल देंगे इंग्लिश में? इनिशिएटिव, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और आपके स्वायत्ता बनाम शर्म मतलब ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट। तो इनमें से किस स्टेज का गुण है पर्पस, उद्देश्य? बताइए स्टूडेंट्स। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का उद्देश्य है पर्पस, मतलब पर्पस इसमें आती है, ठीक है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूं, ये मैं कल बता नहीं पाई थी। सबसे पहली वाली स्टेज जो है वो है आपके ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो एरिक्सन कहते हैं कौन सी है? पहली ये है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो एरिक्सन के अनुसार अगर बच्चे में ट्रस्ट आएगा तो उसका जीवन उसी तरीके से डेवलप होगा, उसका विकास उसी तरीके से होगा, और उसमें जीवन के प्रति क्या, कौन सा गुण बनेगा, कौन सी वर्च्यू आएगी? आशा आएगी, उसको जीवन जीने की आशा होगी। जब उसको इतना प्यार, इतना दुलार मिलेगा तो उसको जीवन जीने की आशा होगी। तो होप किसका वर्च्यू है? आपके ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का वर्च्यू है, ठीक है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण, या आपके मनोसामाजिक ताकत, स्ट्रेंथ। क्लियर? दूसरी आपकी स्टेज कौन सी है? ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट। हमको पता है ये टॉडलर्स बोल देते हैं इसको, एरिक्सन बोलते हैं भाई ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट। बच्चे में धीरे धीरे क्या डेवलप हो रही है? बच्चा स्वयं अपने काम को करेगा, उसके अंदर ऑटोनॉमस डेवलप हो रही है, स्वायत्ता डेवलप हो रही है। अगर आप उसको डांटेंगे, मारेंगे, बकेंगे, उसको खुद से खाना नहीं खाने देंगे, उसने गिरा दिया, ऐसा कुछ आप उसको बोलेंगे तो उसको क्या होने लगेगी? शर्म आने लगेगी, लज्जा आने लगेगी, है ना, अपने ऊपर शर्म आने लगेगी, अपने ऊपर डाउट होने लगेगा। तो एरिक्सन कहते हैं कि अगर बच्चे में ऑटोनॉमस डेवलप हुआ, उसके अंदर स्वायत्ता आ रही है, उसका विकास भी वैसे ही होगा, तो उसमें विल आएगी, विल, बताया था ना मैंने, विल आएगी। क्या आएगी? विल। अर्ली चाइल्डहुड की ही दूसरी क्वालिटी है एरिक्सन ने बताई है, जो कि प्री स्कूलर्स के लिए उन्होंने बताई है, मतलब स्कूल जाने से पहली अवस्था, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए वो बोलते हैं। अब जब धीरे धीरे बच्चों में क्या आ रही है? स्वायत्ता आ रही है, तो बच्चे अब एक्सप्लोर करेंगे, कुछ पहल करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ ना कुछ तोड़ेंगे, मतलब आपके इनिशिएट करेंगे। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध, ठीक है। तो पेरेंट्स को क्या चाहिए? कि उनको पहल करने दें, उनको खुद से काम करने दें, उनको एक्सप्लोर करने दें। अगर आप उनको गलत बोलते रहेंगे कि तुमने ये गलत करा, तुमने ऐसे गलत तरीके से कलर करा, तुमने ये बाहर क्यों निकाला कलर, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, इस तरीके से अगर आप उन्हें बोलते रहेंगे तो उनमें अपराध बोध की भावना आएगी। उन्हें लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अपराध बोध, अपने आप को वो अपराधी समझेंगे, ठीक है। तो इसमें एरिक्सन कहते हैं कि अगर बच्चे के अंदर इनिशिएटिव आ जाएगा, पहल आ जाएगा, वो स्वयं से खुद काम करेगा, एक्सप्लोर करेगा, और उसको पेरेंट्स उसके सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चे में पर्पस आएगा। क्या आएगा? पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य की जो गुण है वो यहाँ पर बच्चे में डेवलप होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एरिक्सन के अनुसार हर एक स्टेज में वो बोलते हैं क्राइसिस है। पहली बात तो हर एक स्टेज का अपना एक द्वंद्व है, इसीलिए उन्होंने उसको वर्सेस से क्लियर किया है। शैशवावस्था में क्या है भाई? विश्वास है होगा या अविश्वास होगा। अगर विश्वास आ गया बच्चे में तो उसको अपने जीवन के प्रति आशा आ जाएगी, होप वर्च्यू डेवलप हो जाएगी, होप का गुण डेवलप हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड में आ रहा है। अर्ली चाइल्डहुड को उन्होंने 2 तरीके से बांट दिया है भाई। आपके 2 से 3 साल के टॉडलर्स हैं और फिर 3 से 5 साल या 6 साल तक के प्री स्कूलर्स हैं।
तो 2 से 3 साल में वो बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनके अंदर स्वायत्ता आती है, ऑटोनॉमस डेवलप होता है, वो स्वयं अपना काम करते हैं। अगर वो स्वयं अपना काम कर रहे हैं और आप उन्हें करने दे रहे हैं तो उनमें कौन सी गुण को डेवलप होगा, विल पावर, इच्छा शक्ति उनके अंदर जागेगी और वो ज्यादा से ज्यादा काम करने का सोचेंगे। अब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर विल पावर जग चुकी है, तो वो खूब एक्सप्लोर करेंगे, खूब ढूंढेंगे, इधर उधर कुछ ना कुछ तोड़ा फोड़ी करेंगे, आपको कलर करके दिखाएंगे, दीवारें चीतेंगे, आपकी इनिशिएट करेंगे, पहल करेंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप उन्हें ऐसा करने देंगे, ठीक है, इनिशिएट उन्हें करने देंगे, पहल करने देंगे, तो उनके अंदर कौन सा गुण डेवलप होगा, पर्पस का गुण डेवलप होगा। पर्पस मतलब उद्देश्य। क्लियर है, एम आई क्लियर। और जो आपके 4th स्टेज है वो है आपके स्कूल एज की। स्कूल एज में बच्चों के अंदर आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक है, उद्योग बनाम हीनता बोलते हैं इसको स्कूल एज में, जिसको आपको लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, परिश्रम बनाम हीन भावना वाली बात है ये। यहाँ पर बच्चा अब स्कूल में कंपटीशन में भाग ले पाएगा भाई, अगर उसको अच्छी पेरेंटिंग मिली, उसको अच्छा डेवलप मिला, उसको जीवन के प्रति आशा मिली, फिर उसकी इच्छा शक्ति, उसके गुण आए उसमें, इच्छा शक्ति के बाद उसको अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया, एक पर्पस मिल गया, तो धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगा तो उसको कंपटीशन में माँ बाप पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं, बराबर उसको कह रहे हैं नहीं तुम करो, उसको ये चीज सिखा रहे हैं कि सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, कॉम्पिटेंस, कंपटीशन में भाग लेना बहुत जरूरी है। तो कॉम्पिटेंस की भावना कहां आएगी, यहां आएगी। किसमें आती है कॉम्पिटेंस की भावना, आपके परिश्रम बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जो कि आपके स्कूल एज है, लेटर चाइल्डहुड की एज है। क्लियर है, कौन सी वर्च्यू आएगी यहाँ पे, कॉम्पिटेंस की। और एडोलेसेंस को तो एरिक्सन ने क्या बोला है, आइडेंटिटी क्राइसिस बोला ही है। पहचान बनाम जो है उसको बोलते हैं, कंफ्यूजन को क्या बोलेंगे हिंदी में, पहचान बनाम आपके कुछ कंफ्यूजन होता है बच्चों में, तो उसमें जो है बच्चों में क्या आती है, फिडिलिटी आती है, कर्तव्य परायणता आती है। अगर वो अपनी पहचान बना पाए तो वो अपने कर्तव्यों को समझ पाएंगे, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है वो समझ पाएंगे, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है वो समझ पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि होप वाला काफी बच्चों ने गलत किया है। कहाँ गलत किया है, कम्युनिटी टैब पर गलत किया है। इन्फेंसी में आएगी होप, आप प्री स्कूलर भी लगा रहे हैं, लेटर स्कूलर भी लगा रहे हैं कुछ बच्चे। क्लास में क्वेश्चन को लगाने से पहले एक बार क्लास देख लिया करो, तो क्वेश्चन अच्छे से लगा पाओगे। 21 का आंसर करिए इसी के साथ। कॉम्पिटेंस किस में आएगा, बताइए, कॉम्पिटेंस किस में आएगा, कॉम्पिटेंस वर्च्यू जो है वो किस में आएगा, किस अवस्था में देखने के लिए मिलेगा। परिश्रम उद्योग बनाम हीन भावना, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी मतलब स्कूल एज में, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट मतलब इन्फेंसी में, पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट मतलब आपके अर्ली चाइल्डहुड प्री स्कूलर्स में, या स्वायत्ता बनाम शर्म, ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट अर्ली चाइल्डहुड या आपके टॉडलर्स में। किस में आएगी कॉम्पिटेंस, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। स्कूल एज में बच्चे के अंदर कॉम्पिटेंस आ जाएगा, वो आपकी क्या करेगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसके अंदर ये भावना जागृत होगी कि हाँ भाई खेल खेल की तरह खेलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैं ही जीतूं, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबके अंदर कंपटीशन की भावना आनी चाहिए, है ना। क्लियर हो गया। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्च्यू ऑफ विल कब आएगा, विल, अभी हमने बात करी विल पावर, इच्छा शक्ति जागेगी बच्चे में। कब जागेगी इच्छा शक्ति, किस एज में जागेगी, परिश्रम बनाम हीन भावना में जागेगी, विश्वास बनाम अविश्वास मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में जागेगी, पहल बनाम अपराध बोध में जागेगी, या स्वायत्ता बनाम शर्म में जागेगी, बताइए। ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट में जागेगी, बताइए। ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम शर्म में। सबसे पहले तो बच्चे के अंदर होप आ गई, उसमें विश्वास पैदा हो गया तो उसको होप आ जाएगी, होप वर्च्यू आ जाएगा। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या होने लगता है, हमने पढ़ा है, हमें पता है भाई पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी क्या है। पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी आपकी इन्फेंसी एज है, शैशवावस्था है, जहां पे बच्चा पूरी तरीके से निर्भर है अपने माँ बाप के ऊपर। लेकिन धीरे धीरे हमने ये बात पढ़ी है ना कि बच्चों में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता आने लगती है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि वो अपने लिए खाना बनाने लग रहे हैं, पानी गर्म करने लग रहे हैं, चाय बनाने लग रहे हैं, वो अपना काम खुद करने लग रहे हैं। अब जैसे बोतल से दूध पीते हैं, पहले माँ हाथ से पकड़ के बोतल से दूध पिलाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी बोतल पकड़ना सीख ली, बोतल पकड़ के खुद ही दूध पिए ले रहे हैं। ठीक है,
कुछ भी धीरे धीरे टॉयलेट के लिए मम्मा पापा लेके आते थे, अब वो थोड़ा थोड़ा टॉयलेट खुद जाने लग रहे हैं, शूशू आ रही है, भले ही कपड़े नहीं उतार पा रहे हैं, भले ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाथरूम तक तो जा पा रहे हैं बेचारे। तो धीरे धीरे उनके अंदर क्या आ रही है, निर्भरता आ रही है। अगर आप उन्हें ऐसा करने देंगे तो उनके अंदर ऑटोनॉमस डेवलप होगा, स्वायत्ता डेवलप होगी। और अगर आप उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे तो उनके अंदर शर्म डेवलप होगी, उन्हें अपने ऊपर डाउट होगा, संदेह होगा। क्लियर है, उन्हें अपने ऊपर डाउट होगा। तो यही एरिक्सन बोलते हैं कि अगर बच्चे के अंदर स्वायत्ता आ गई तो यहाँ पर जो वर्च्यू आएगा, जो गुण आएगा, वो किसका आएगा, विल पावर का आएगा। इच्छा शक्ति बच्चे की मजबूत होगी, बच्चे में इच्छा शक्ति आएगी। इच्छा शक्ति आएगी, फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या आ जाएगा, पर्पस आ जाएगा। पर्पस आ जाएगा नेक्स्ट स्टेज में, उसके बाद बच्चा स्कूल में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, कॉम्पिटेंस आ जाएगा। कॉम्पिटेंस आ जाएगा बच्चे में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है बच्चे की एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में आपको पता ही है, उसके अंदर कर्तव्य परायणता, फिडिलिटी का गुण आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिडिलिटी बताइए किस में आएगा, परिश्रम बनाम हीन भावना में आएगा, मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। पहचान बनाम भ्रांति, भ्रांति बोलते हैं कंफ्यूजन को हिंदी में। ठीक है, पहचान बनाम भ्रांति मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो स्टेज है एडोलेसेंस, जो कि आपके एरिक एरिक्सन बोलते हैं, और इसके अलावा वो इसे बोलते हैं इंग्लिश में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। पहचान बनाम भ्रांति, पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या स्वायत्ता बनाम शर्म। बताइए किस में आपके फिडिलिटी आएगी। फिडिलिटी मतलब होता है कर्तव्य परायणता, हिंदी वाले लिख लें, फिडिलिटी का मतलब होता है कर्तव्य परायणता। कब बच्चा जो है वो समझेगा अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, उसके अंदर फिडिलिटी का गुण कब आएगा, जब वो अडोलसेंस हो चुका होगा, है ना, अडोलसेंस वाले एज में आएगा। मतलब पहचान बनाम भ्रांति में आपकी जो वर्च्यू आएगी वो कौन सी आएगी, फिडिलिटी आएगी। अगर बच्चे को उसकी आइडेंटिटी मिल गई, वो अपने रोल में कंफ्यूज नहीं है, उसे समझ में आ गया कि उसको अपने जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, वो किसकी तैयारी करे, तो वो कर्तव्यों को समझ पाएगा, अपने कर्तव्य का गुण उसके अंदर आ पाएगा, फिडिलिटी का गुण आ पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के कुल कितने चरण हैं? कितने चरणों में एरिक एरिक्सन ने लाइफ स्पेन स्टेजेस को डिवाइड किया है? आंसर करिए बच्चे। कुल 8 चरणों में कितने किए हैं? कुल 8 चरण हैं। हम ज्यादा अच्छे से कितने चरण पढ़ते हैं? 5 शुरू के किशोरावस्था तक के। ठीक है, बाद में तो फिर आपकी मैंने बताया है आपको इंटीमेसी डेवलप होती है, फिर उसके बाद आती है आपकी जेनेटिविटी। अब हमारे माँ बाप शादी वगैरह कर चुके हैं तो हमारे लिए क्या करेंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, फिर वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपना मूल्यांकन करते हैं कि भाई हमने अपने परिवार के लिए क्या किया। अगर किया तो वो संपूर्णता अपने अंदर ढूंढते हैं, उनको संपूर्णता महसूस होती है। अगर वो नहीं कर पाए अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा तो उनको निराशा हाथ लगती है। ये एरिक्सन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट बताइए 25। सिंपोजियम किसका एक प्रकार है? संगोष्ठी, सिंपोजियम किसका प्रकार है बताइए? व्याख्यान विधि का प्रकार है, लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है मतलब प्रदर्शन विधि है, चर्चा विधि है, या केस स्टडी मेथड है? बताइए, डिस्कशन मेथड है, केस स्टडी मेथड है? आंसर करिए फटाफट। सिंपोजियम किसका भाग है? सिंपोजियम क्या है? सिंपोजियम आपके एक चर्चा विधि है, डिस्कशन मेथड है, जो कि ग्रुप के लिए यूज की जाती है। समझ रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं किस चीज का? यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने ऐड करा है एक्सटेंशन का। ठीक, सिंपोजियम उसमें बताया था ना आपको, बैठकें होती हैं, पैनल वार्ता है, सिंपोजियम है, ये सब छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए होती है। सिंपोजियम में एक टॉपिक के ऊपर लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोला जाता है। तो सिंपोजियम क्या है? चर्चा विधि का एक प्रकार है। आगे देखते हैं, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी को आपके हीनता बोलते हैं। यहां लिखने की भी जगह नहीं, पता नहीं क्या लिख रही हूं मैं। का चरण डैश वर्ष के दौरान हुआ? बताइए, मतलब यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये आपसे उद्योग बनाम हीनता का वो पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, किस एज को इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी बोलते हैं? बताइए, आपको इतना पता होना चाहिए कि स्कूल एज को बोलते हैं, मतलब लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं। तो ढूंढ लीजिए लेटर चाइल्डहुड कितने होते हैं, कितने वर्ष के लेटर चाइल्डहुड होते हैं? 5 से 12 साल के। 5 से 12 साल, 6 से 12 साल ही तो लेटर चाइल्डहुड होती है, स्कूल एज होती है। इसी में तो बच्चे में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी आती है। या तो बच्चा क्या करेगा, या तो बच्चा आपके जो है आप उसको कुछ काम करने देंगे, है ना, उसके अंदर
उद्योग इंडस्ट्री को डेवलप करने देंगे। इंडस्ट्री का मतलब है उसको खुद से कुछ ना कुछ उसको कॉम्पिटेंस करने देंगे, उसको पार्टिसिपेट करने देंगे। और नहीं तो बच्चे में क्या आएगा, अगर मान लीजिए वो हार गया और आपने उसको 4 बातें सुना दी कि तुमसे तो दौड़ा ही नहीं गया, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है कलर करने की, तो उसके अंदर क्या आएगा, इन्फीरियोरिटी आ जाएगी, उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी कि मैं ये काम नहीं कर पाया इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ सुनाई। बल्कि हमें किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री लगा दी, एक फैक्ट्री लगा दी, बच्चे के अंदर उसकी स्किल्स की इंडस्ट्री लगानी है, उसके स्किल्स को डेवलप करना है, उसके अंदर ये क्षमता लानी है कि नहीं कोई बात नहीं, तुमने पार्टिसिपेट तो किया, यही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, पार्टिसिपेट करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में भाग लो, काम करो, चिंता मत करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। इस तरीके की हमारी पेरेंटिंग होनी चाहिए। आगे देखिए, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में आइडेंटिटी क्राइसिस कौन सी स्टेज है, बताइए। आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम पीरियड बताइए। 4 से 5 साल को आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं, 5 से 12 को बोलते हैं, 13 से 19 को बोलते हैं, 2 से 4 साल को बोलते हैं। एरिक एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब बच्चा अपनी पहचान ढूंढ रहा है, पहचान। आइडेंटिटी क्राइसिस से तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी फेमस ही हुई है। 13 से 19 साल टीनेजर्स को, एडोलेसेंस को आपके जो है क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान ढूंढने वाली अवस्था बोला जाता है। 28 का आंसर बताइए। छोटे बच्चों के शरीर में रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं, चलो दोबारा कर लेते हैं। छोटे बच्चे पूछ रहे हैं भाई, छोटे बच्चों के शरीर में वर्टिबल कॉलम में कितनी हड्डी होती हैं, बताइए। कुछ ज़्यादा ही झुका दी मैंने, कॉनकेव ऐसे होती है, इस तरीके से होती है, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर्व दे दिए, ये गलत है, ये ठीक है। कितनी होती है, 33। वर्टिबल कितनी होती है, वर्टिबल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं। 29 का आंसर दीजिए। चेहरे में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, आपके फेस में, ये आपका फेस है, बताइए कितनी हड्डियां पाई जाती हैं चेहरे में। फेस में कितनी बोन होती हैं, फेशियल बोन्स कितनी होती हैं, 14। फेस में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, 14। आंसर कीजिए। क्रेनियम में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, क्रेनियम, क्रेनियम मतलब है आपके कपाल, कपाल में कितनी हड्डी पाई जाती हैं 8 हड्डी, वेरी गुड। आंसर कीजिए। हायोइड का नंबर बताइए, कितनी है हायोइड बॉडी में, हायोइड बोन कहाँ है और कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, इसका शेप भी बताइए हायोइड का। हायोइड आपके एक ही बोन है, गले में पाई जाती है और यू के आकार की होती है। कैसी होती है, यू के आकार की। जिन्होंने कंकाल तंत्र वाला क्लास नहीं लगाया वो लगा लें तो उनको समझ में आ जाएगा। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, आपके स्कल में, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बताइए। 22, 24, 206, 306। 22। देखिए यहां पर ध्यान से आंसर करिएगा स्टूडेंट, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है तब बता रही हूं आपको। जब ईयरबोन को, ईयरबोन 6 होती हैं, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, तो टोटल 6 हो गई। और एक हायोइड, हायोइड को हटा देते हैं, हायोइड आपके एक ही है जबकि गले में पाई जाती है। इसके बारे में एक चीज आप लिख लीजिए, जब जो फांसी लगाते हैं या जिनको फांसी दी जाती है उनकी ये हायोइड बोन ही टूट जाती है, ठीक है, ये चीज लिख लीजिए। फांसी लगाने में कौन सी बोन टूट जाती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, आता भी है, आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जाती है चीजें। फांसी लगाने में कौन सी हड्डी टूटती है, फांसी लगाने में हायोइड बोन ही टूटती है। हायोइड आपके गले में पाई जाती है, मैंने आपको बताई थी, ये एक अकेली ऐसी बोन है जो शरीर के किसी भी दूसरे ऑर्गन से जुड़ी नहीं होती, मतलब दूसरी किसी हड्डी से जुड़ी नहीं होती, ये टंग के साथ जुड़ी होती है, आपकी जीभ के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो जिनको फांसी वगैरह दी जाती है उनकी ये हायोइड बोन ही टूट जाती है। तो कभी कभी एग्जामिनर जो है जब कान की हड्डी को और हायोइड को, कुछ लोग जो हैं वो स्कल की हड्डी नहीं मानते, तो वो इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं कि खोपड़ी में कितनी हड्डी पाई जाती है, तो फिर 22 हड्डी आंसर हो गया। लेकिन वैसे जो है आपके स्कल में हम 29 बोन्स को पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं, स्कल की जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कितनी है आपके 29। 8 क्रेनियम की, 14 फेस की, 1 हायोइड और 6 आपके कान की, ठीक है, 6 आपके कान की, टोटल 29 हड्डियां जो हैं वो आपके स्कल में बोली जाती हैं, ठीक है। आगे बताइए, आंसर करिए। मानव के मस्तिष्क कोश में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, अरे ये वही है। क्रेनियम में कितनी बोन पाई जाती हैं, ये आंसर, ये क्वेश्चन हो गए, मुझे लग रहा है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। 8 हड्डियां क्रेनियम में आपके पाई जाती हैं।
32 का आंसर दीजिए। अस्थि का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है? बोन्स में रिजिडिटी जो आपके आती है, हार्डनेस जो आती है, वो किस तत्व के कारण आती है? लोहे के कारण, सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण या कैल्शियम के कारण? आपकी बोन्स किसकी बनी हुई है? 90% क्या बोन्स में स्टोर होता है? 90% बोन्स में कैल्शियम स्टोर होता है। कैल्शियम फॉस्फोरस की बनी हुई हड्डियां। बोन्स में आग किसकी वजह से लगती है? जो चिता है, चिता में आग किसकी वजह से लगती है? फॉस्फोरस की वजह से लगती है। ठीक है, हड्डियों में आग किसकी वजह से लगती है? फॉस्फोरस की वजह से। जिसकी चिता जलाई जाती है किसी की, तो उसमें बोन आग लग जाती है, फॉस्फोरस की वजह से लग जाती है। ठीक है, और इसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फोरस का हमारा शरीर बना हुआ है। अगर आपसे कार्टिलेज और बोन्स में पूछ लिया डिफरेंस कि भाई कार्टिलेज मुलायम होता है, बोन्स आपकी हार्ड होती हैं, तो किसकी वजह से ऐसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ऐसा हो जाता है। थोड़ी सी कार्बोनेट की मात्रा आपके बोन्स में ज्यादा पाई जाती है। तो अस्थियों का कड़ापन किसकी वजह से है? कैल्शियम की वजह से है। वेरी गुड। अस्थि संस्थान का काम बताइए, स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन बताइए। शरीर को निश्चित आकृति और दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, मतलब शेप प्रोवाइड करना, और आपके दृढ़ता मतलब स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करना। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, आरबीसी का निर्माण करना अस्थि का काम है, बोन्स का काम है? जरा बताना। शरीर को गति प्रदान करना या उपर्युक्त सभी काम? आंसर करिए। ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी काम जो हैं वो आपके अस्थि संस्थान के हैं। अब आप कहेंगे कैसे मैम? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण तो बोन मैरो करती है। अब जिसने मेरा क्लास नहीं लगाया है वो तो ऐसी बातें करेगा, बट जिसने मेरा क्लास लगाया है उसे पता है कि मैम ने बताया है कि बोन्स में ही, एपीफाइसिस में आपके रेड बोन मैरो पाया जाता है, बोन्स में आपके एपीफाइसिस वाले पार्ट में। अच्छा देखो, हर शरीर की हर हड्डी जो है स्टूडेंट, वो आरबीसी का निर्माण नहीं करती है, बड़ी बड़ी हड्डियां करती हैं, बड़ी बड़ी और मजबूत हड्डियां करती हैं। जैसे आपके पैर की हड्डी जो है, फीमर जो है ना, फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जांग की हड्डी बोलते हैं उसे, थाई में पाई जाती है। ठीक, इसका जो आपके ऊपर वाला पार्ट है, ऐसे तो कुछ बोन्स होती हैं इस तरीके से, कुछ ऐसी तो बोन्स, क्या बना दिया मैंने, अरे मान लीजिए ऐसे ही तो कुछ बोन्स होती हैं, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है क्या है इसका? एपीफाइसिस। तो फीमर का एपीफाइसिस आपके जो है आरबीसी बनाता है। इसके अलावा आपके स्कल में आपके जो ये खोपड़ी वगैरह है, ये भी आरबीसी का निर्माण करती हैं। शरीर की सारी हड्डियां आरबीसी नहीं बनाती हैं, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। जब कभी आरबीसी की बात आएगी तब एक चीज, ये बात भी क्लियर कर दूंगी। लेकिन हाँ, बोन्स आपके रेड, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक हैं। बिल्कुल हैं भाई, हड्डियों के अंदर ही अस्थि मज्जा पाया जाता है, बोन मैरो पाया जाता है, जिसमें येलो बोन मैरो जो है वो इसके लॉन्ग पार्ट में पाया जाता है, डाई एपीफाइसिस में पाया जाता है, और जो आपके एपीफाइसिस वाला पार्ट है उसमें आपके रेड बोन मैरो पाया जाता है। ये हिस्सा थोड़ा सा पोरस होता है, खोखला होता है, इसी में आपके रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि लाल रक्त कणिकाओं का, आरबीसी का निर्माण करता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में यही चीज जो है ट्रांसप्लांट की जाती है, पीछे बैक से की जाती है, क्योंकि फीमर में जो है आपके, फीमर आपके इससे जुड़ी है, पैल्विक रीजन से, आपके कूल्हे से जुड़ी हुई है, तो बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? बोन्स की स्टडी क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने टेलीग्राम पे गलत किया है। बोन्स की स्टडी आपके ऑस्टियोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था जॉइंट्स की स्टडी क्या कहलाती है? जॉइंट्स भैया अलग हैं, जॉइंट्स की स्टडी अलग है, बोन्स की स्टडी अलग है। बोन्स की ऑस्टियोलॉजी है, जॉइंट्स की आर्थ्रोलॉजी है, आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सिनआर्थ्रोलॉजी। ठीक है, सिनआर्थ्रोलॉजी, जो कि आपके फाइब्रस जॉइंट को, अचल संधि को बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या बताइए, एक्सियल स्केलेटन में बताइए। स्केलेटन दो तरीके से होता है ना, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल को आपके अक्षीय कंकाल तंत्र बोलते हैं हिंदी में, और अपेंडिकुलर को आपके उपांगी कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो आंसर करिए, एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 80 बोन्स। कितनी पाई जाती हैं? 80 बोन्स आपके एक्सियल स्केलेटन का भाग है। अब जरा बता दो आप लोग, एक्सियल स्केलेटन के वो बता दीजिए मुझे, कौन कौन सी चीजें एक्सियल स्केलेटन में आती हैं? किस किस को एक्सियल स्केलेटन में हम पढ़ते हैं? तो आपका फेस, आपकी वर्टिबल, आपके रिब्स, ये सब जो है आपका हम किस में पढ़ते हैं? एक्सियल स्केलेटन में पढ़ते हैं, अंदर वाला भाग। और अपेंडिकुलर में क्या आते हैं? हाथ, पैर, और ये पेल्विक रीजन, इसके अलावा ये ऊपर वाला
ऊपर वाला क्या था आपके? पेक्टोरियल गर्डल, गर्डल पढ़ते हैं। 3 चीजें अपेंडिकुलर में आती हैं, हाथ की हड्डियां, पैरों की हड्डियां और आपके गर्डल। गर्डल रीजन को 2 तरीके से हम पढ़ते हैं। ऊपर वाले रीजन को पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, जिसमें आपकी ये ब्यूटी बोन, क्लैविकल जिसको बोलते हैं, वो आती है, और इसके अलावा आपके शोल्डर्स आते हैं, ठीक है। और आपके पेल्विक रीजन में नीचे कौन सा? पेल्विक गर्डल में क्या पढ़ते हैं? वही कूला, उसको क्या बोलते हैं? कूले को हिंदी में श्रोणी मेखला बोलते हैं शायद, है ना। पेल्विक रीजन को श्रोणी मेखला बोलते हैं, तो वो आता है, क्लियर है। और पैरों की हड्डियां आती हैं। तो बताइए ऑस्टियोसाइट कहां पाए जाते हैं? बताइए ऑस्टियोसाइट्स कहां पाए जाते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहां पाए जाते हैं? बोन्स में पाए जाते हैं। बोन की मैच्योर सेल क्या है? हड्डियों की जो मैच्योर सेल है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। अब जरा सुन लीजिए, बोन्स में आपके 3 तरीके की सेल पाई जाती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। देखिए बोन को काटने खाटने का काम मैंने आपको बताया है। जो सुंदर सी शेप आपकी बोन की आती है, बोन में से कैल्शियम रिलीज करने का काम, कैल्शियम बाहर निकालने का काम। ब्लड में अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो पैराथायराइड से निकलने वाला पैराथॉर्मोन इन्हीं ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर जाके काम करता है और इनसे कहता है हड्डी खा के खत्म करो, बॉडी में मुझे कैल्शियम चाहिए। तो ये हड्डियों को खाने लगती हैं, मतलब कैल्शियम रिलीज करने लगती हैं, क्योंकि कैल्शियम स्टोर है हमारी हड्डियों में, ठीक। तो ऑस्टियोक्लास्ट भी पाई जाती हैं बोन्स में। ऑस्टियोब्लास्ट, अब मान लीजिए आपकी बोन्स जो है, अब हड्डियों का वो हो रहा है, इसमें कैल्शियम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है, ये मतलब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप ऐसे समझिए, आप एक घर बना रहे हैं, अब आप ईंटें लगा रहे हैं घर में, ठीक है, ईंटें लगा रहे हैं घर में, अभी आप लगा रहे हैं, अभी आपकी दीवार बन के तैयार नहीं हुई, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहलाएगी? ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब हड्डियों का निर्माण हो रहा है, हड्डियों का निर्माण हो रहा है। तो कौन सी सेल्स करती हैं? ऑस्टियोब्लास्ट करती हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए ये हड्डी पूरी बन के तैयार हो गई, ये हड्डी पूरी बन के तैयार हो गई, तो ये क्या है? ये ऑस्टियोसाइट है। इसलिए ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर सेल ऑफ द बोन बोली जाती हैं। बोन्स की मैच्योर सेल, मतलब अब पूरी हड्डी अच्छे से बन चुकी है, उस समय उसमें हड्डी में कौन सी सेल्स पाई जाएंगी? आपके ऑस्टियोसाइट उसको बोलेंगे। तो नाम बदल जाता है उनके काम के आधार पर। हड्डियों को खाने वाली ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, खच खच खच। हड्डियों का निर्माण करने वाली ऑस्टियोसाइट्स। लेकिन अभी हड्डी बन रही है, मैच्योर नहीं हुई, तो ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर? आगे देखिए 37 का आंसर दीजिए। हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना कि जॉइंट्स में और टिश्यूज में फर्क है। लिगामेंट्स, टेंडन्स, टिश्यूज हैं, जबकि जॉइंट्स कौन कौन से हो गए? फाइब्रस, कार्टिलेजियस एंड साइनोवियल। अचल संधि, चल संधि, अपूर्ण संधि। क्लियर है? वहीं लिगामेंट्स और टेंडन्स एक तरीके से हड्डियों के ऊपर टिश्यूज होते हैं जो हड्डियों को एक्स्ट्रा लेयर देते हैं, जोड़ के रखते हैं। मसल्स के साथ जोड़ेंगे तो टेंडन्स, और बोन्स को आपस में जोड़ेंगे तो लिगामेंट्स। क्या हो जाएगा? लिगामेंट्स, ठीक है। बोन्स को आपस में जोड़ने वाले क्या कहलाते हैं? लिगामेंट्स। इसको आपको याद करने की ट्रिक बताई हुई है, BBL, बोन को बोन से जोड़ने वाले लिगामेंट, ठीक है। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? बोन्स को मसल्स के साथ कौन कनेक्ट करता है? टेंडन्स, BMT, ठीक है, BMT। 39 का आंसर दीजिए। मैलियस हमारे शरीर में कहाँ होती है? मैलियस हड्डी, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, कितनी बार बात कर चुके हैं। मैलियस हड्डी आपके कहाँ पाई जाती है? मध्य कान, बाह्य कान, कर्णपाली मतलब पिना, या इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मध्य कान में आपके जो है कान की हड्डियां पाई जाती हैं। ये आउटर मोस्ट जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। आप इसको अपने कान को बाहर कैसे भी मोड़ वोड़ सकते हैं, इसमें छेद कर सकते हैं आसानी से, कुंडल वगैरह पहन सकते हैं, है ना। कितने भी छेद कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना भी छेदा लो कान, ये हिस्सा पिना कहलाता है। क्या कहलाता है? पिना। और वहीं आपके इंटरनल और कान में चले जाएंगे तो मध्य कान में आपके हड्डियां हैं, ठीक है। और कौन कौन सी हैं? मैलियस, इनकस और स्टेप्स। आवश्यकता बताइए। आवश्यकता मतलब नीड, ठीक। नीड व्यक्ति की वह इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? धन, साधन, प्रतिष्ठा या बचत? आंसर करिए। साधन, रिसोर्स। हमेशा याद रखिएगा, नीड है तो हमें रिसोर्स की जरूरत है।
अब वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो रिसोर्स आपके पैसा हो सकता है, वो रिसोर्स आपके कुछ भी हो सकता है, लेकिन नीड्स की फुलफिलमेंट, हमारी नीड्स को, हमारे डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए साधन। अब वो साधन कुछ भी हो सकते हैं, वो चाहे धन हो, चाहे कार हो, चाहे बंगला हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी नीड्स पूरी होती हैं हमारे साधन से। आवश्यकता है तो साधन है। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए 41 का आंसर दीजिए। परिवार की सबसे ज्यादा अनिवार्य आवश्यकता क्या है एक परिवार के लिए? भव्य भवन बना हो, भोजन हो, मोटर कार हो, या ये सभी हो? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक अनिवार्य आवश्यकता बताइए, मोस्ट इसेंशियल नीड्स बताइए एक फैमिली की क्या होती है? होती है भोजन, फूड। ठीक है, हर व्यक्ति की जो है 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों सबसे पहले आपकी पूरी होनी चाहिए। आपको हायरार्की ऑफ नीड्स पता है ना मैस्लो की? सबको पता है ना? सबसे पहले वो फिजिकल नीड्स की बात करते हैं। फिजिकल नीड्स जो है मतलब आपके यही रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते हैं। फिर वो आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं। इस तरीके से हायरार्की पता है ना आपको नीड्स की? ये जरूर पढ़ लीजिएगा, मैस्लो की आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। आगे देखिए, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? आंसर करेंगे सब। एक ह्यूमन की मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स कौन कौन सी हैं? बेसिक, सबसे पहले यही पूरी होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये होना चाहिए। नेक्स्ट बताइए, एक से अधिक कार, भव्य भवन मतलब बढ़िया सा बंगला बनाए, बहुमूल्य गहने, ये किस वर्ग की आवश्यकताएं हैं? किस वर्ग की आवश्यकताएं बताइए? ये हमारी प्राइमरी नीड्स है, ये हमारी आरामदायक आवश्यकता है, ये हमारी विलासता आवश्यकता है, ये हमारे लिए ये नॉन एसेंशियल अनावश्यक आवश्यकताएं हैं? बताइए भाई। जिसके बाद एक से अधिक कारें हैं, पहनने के लिए इतने गहने हैं कि रखने की जगह नहीं है, मकान पे मकान बने हुए हैं, तो ये तो उसकी विलासता संबंधी आवश्यकता है ना। फ्री का पैसा आ रहा है तो फ्री का बना रहा है, विलासता संबंधी आवश्यकता है। हर व्यक्ति की तो ऐसी नीड्स नहीं होती हैं। कैसी हैं? विलासता संबंधी आवश्यकताएं हैं ये उसकी। नेक्स्ट देखिए, भग्नाशा। भग्नाशा क्या होती है? भग्नाशा मतलब होता है एक मेंटल कंडीशन होती है, जिसे आप डिप्रेशन बोल सकते हैं या किसी तरीके का स्ट्रेस बोल सकते हैं। भग्नाशा को कैसे समाप्त कर सकते हैं आप बताइए? एक मेंटल कंडीशन है, एक मतलब कह सकते हैं मानसिक स्थिति है, जो आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ लोगों में आ जाती है। जैसे अभी हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर बाई चांस जो है हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होता, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, हम यही सोचते हैं। अगर किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो उसमें क्या आ जाती है, ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके अंदर भग्नाशा आ जाती है। तो कैसे आप समाप्त कर सकते हैं उसका? विवाह करा दें। जो विवाह करके खुश हैं तो बताइए भाई विवाह करा दें, दवा दे दें, या पर्याप्त धन दे दें उसे कि चलो तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, लो ये 5-6 लाख रुपया लो, उड़ा दो। या प्रबल प्रेरणा, उसको मोटिवेट करें। क्या करें? कैसे भग्नाशा दूर करें? उसको जम के क्या करें? मोटिवेट करें। अब उससे पूछो जो बेचारा असफल हो गया, वो मोटिवेशन से मोटिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? लेकिन हमें कोशिश तो करते रहना चाहिए, है ना? हमें तो कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ, खुद को भी मोटिवेट करती रहती हूँ, सेल्फ मोटिवेट भी करती रहती हूँ, आपको भी करती रहती हूँ कि टेंशन नहीं लेनी है। ये जो जीवन है ऐसा नहीं है कि लास्ट चांस है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना? लेकिन हमेशा की तरह जैसे बच्चों को हम ट्राई करने को बोलते रहते हैं, तो हमें भी ट्राई करते रहना चाहिए एंड अपना 100% जो है वो देते रहना चाहिए। ठीक है, हम अपने 100% से पीछे ना हटे बस। आगे देखिए 45 का आंसर कीजिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य का संबंध है किससे? कोई संबंध नहीं है इनका। व्यक्तिगत स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण है, जन स्वास्थ्य को गोली मारो, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जन स्वास्थ्य ही महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य कुछ नहीं होता। बताइए, आंसर करिए। आपका स्वास्थ्य और आपकी फैमिली का स्वास्थ्य या पूरी सोसाइटी का स्वास्थ्य, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है भाई। हम स्वस्थ हैं तो हमारी सोसाइटी स्वस्थ है, हमारी सोसाइटी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, है ना? चलिए आगे देखिए 46 का आंसर दीजिए। व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य हैं, हर प्रकार की सफाई का ध्यान रखें। संक्रामक रोग मतलब जो एक दूसरे से दूसरे में फैलते हैं, इसकी रोकथाम में सहयोग दें। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान ना करें, मतलब स्मोकिंग वगैरह ना करें। उपर्युक्त सभी कर्तव्य हैं। बताइए हर व्यक्ति के आपके समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं? ऑल, सभी कर्तव्य हैं। 47 का आंसर करिए। इड बोल दिया मैंने। इद किसको दिखाता है? चेतन मन को, अर्धचेतन मन को, अचेतन मन को। मतलब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है,
या आपके अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है? बताइए किससे रिलेटेड है? आपके इद। ये सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को 3 भाग में डिवाइडेड किया है, ठीक है, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। सिगमंड फ्रॉइड, जिनकी आपके साइको सोशल थ्योरी आपको पढ़नी है, आपके इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वहां से प्रश्न बन जाते हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके टीजीटी या पीजीटी में। इद, तो इद आपके अचेतन मन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अचेतन मन, मतलब अनकॉन्शियस माइंड से आपके संबंधित है। वहीं ईगो का संबंध किसके साथ है? चेतन मन के साथ। ईगो का संबंध किससे है? चेतन मन के साथ। व्यक्तित्व के 3 तरीके से व्यक्तित्व को डिवाइड किया है, पर्सनालिटी को डिवाइड किया है सिगमंड फ्रॉइड ने, जो कि आपके साइको सेक्सुअल थ्योरी उन्होंने दी है। इसके अलावा साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिकल स्कूल से हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। और इन्होंने इसके अलावा ओडिपस और वो इलेक्ट्रा, वो सब बाद में पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस देख के कर लेंगे। फिलहाल आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इद का संबंध आपके अचेतन मन से है। किससे है? अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से है। जबकि कॉन्शियस माइंड से किसका संबंध है? ईगो का है, ठीक। कहते हैं ना किसी इंसान की ईगो हर्ट हो गई, ये थोड़ी कहते हैं तुम्हारा इद हर्ट हो गया। इद तो भैया किसी को दिखता ही नहीं है, वो तो अचेतन मन में है, वो तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारी ईगो दिखती है सामने, ठीक। देखिए 48 बताइए, यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को कहा जाता है। ये भी आपके सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार है। सिगमंड फ्रॉइड ने सेक्सुअल अर्ज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। वो ये कहते हैं कि हर एक अवस्था में एक सेक्सुअल अर्ज है, मतलब एक ऐसी यौन कामना है। अब मैं क्या बोलूं बता नहीं सकती, इस तरीके से ऐसे नहीं हम लोग इन शब्दों का यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब कहने का है, वो कहते हैं कि हर एक स्टेज में वो सेक्स को ज्यादा मतलब उन्होंने प्रेफरेंस दी है कि भाई आदमी के अंदर यौन ऊर्जा है और वो हर स्टेज में है। कभी किसी की जो है किसी तरीके से निकलती है, कभी किसी की कहीं से निकलती है। जैसे उन्होंने बताया है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, कि भाई छोटे बच्चे अपनी यौन तृप्ति कैसे करते हैं? मुंह में हाथ वाथ डाल के करते हैं, कुछ भी करते हैं, मतलब ये बात वो बोलते हैं। तो उसको उन्होंने नाम क्या दिया है? उसको उन्होंने लिबिडो नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लिबिडो। कि भाई हर व्यक्ति के अंदर लिबिडो है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। जैसे एरिक्सन कहते हैं कि केवल एडोलेसेंस में ही क्राइसिस नहीं है, एडोलेसेंस तो आइडेंटिटी क्राइसिस है ही, लेकिन हर एक स्टेज में क्राइसिस है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई इन्फेंसी में ट्रस्ट मिसट्रस्ट का क्राइसिस है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आ जाओ ऑटोनॉमस का क्राइसिस है। तो ऐसे ही ये आपके सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हर स्टेज में क्या है? एक सेक्सुअल अर्ज है और वो अलग अलग तरीके से आदमी अपनी पूरी करता है, इनका ये कहना है। तो उसको इन्होंने नाम क्या दिया है? लिबिडो। क्या नाम दिया? लिबिडो। जैसे एरिक्सन का क्या नाम हो जाएगा? एक अगर हम देना चाहें क्राइसिस, क्या हो जाएगा नाम? एक क्राइसिस। क्लियर है? 49 का आंसर करेंगे। मानव के प्रथम गीवा कशेरुका को फर्स्ट वर्टिब्री इन ह्यूमन इज कॉल्ड। बताइए क्या कहते हैं? पहले वर्टिब्री का नाम बताइए। वर्टिब्रल कॉलम मैंने पढ़ाया है ना, ये वर्टिब्री जिसके ऊपर आपकी खोपड़ी रखी हुई है, इसका नाम क्या है? बहुत अच्छे से याद कराया है मैंने आपको, बताइए। और दूसरे वर्टिब्री का नाम बताइए। फर्स्ट वर्टिब्री जिसके ऊपर हमारी खोपड़ी रखी हुई है, मैंने बताया था ना, एटलस। वेरी गुड। क्या नाम है इसका? एटलस। जैसे एटलस भगवान है ना ग्रीक के, सबने एटलस देखी होगी, उनके ऊपर अर्थ रखी हुई है। उनके यहाँ ये माना जाता है कि एटलस भगवान ने अर्थ को अपने ऊपर रखा हुआ है, अगर ये नहीं रखते तो पता नहीं अर्थ हमारी कहाँ नाच रही होती, किधर घूम रही होती भी नहीं होती, ठीक है। तो एटलस जो है वो भगवान है, इसलिए फर्स्ट वर्टिब्री को, वर्टिब्री क्या है? वर्टिब्री समझ में आ रहा है ना सबके? ये जो आपके वर्टिबल कॉलम है, ये आपके अलग अलग ऐसे ब्लॉक से बना हुआ है, ऐसे 26 ब्लॉक से बना है और बीच में ये कार्टिलेजियस जॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो पहला वर्टिब्री है जिसके ऊपर आपकी ये अर्थ जैसी खोपड़ी टिकी है, इसका नाम एटलस है। ये मैं आपको पिवट जॉइंट में समझा चुकी हूं, ठीक है। 50 का आंसर दीजिए। उपास्थियों से अस्थियों में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपास्थि मतलब कार्टिलेज की बनी होती है ना छोटे बच्चों की हड्डियां, और फिर वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? बोन्स में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर करिए। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ओसिफिकेशन। क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन। उपास्थियों का कार्टिलेज का बोन्स में कन्वर्ट होना ओसिफिकेशन कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, ये एरिक्सन की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ये मैंने हिंदी में और इंग्लिश में लिख दी है आप लोगों के लिए, अब बहुत आसान रहेगा। विश्वास बनाम अविश्वास को ट्रस्ट मिसट्रस्ट कहते हैं।
ऑटोनॉमस वर्सेस शेवन डाउट को आपके वही लज्जाशील, शक या आत्मनिर्भरता बनाम लज्जा कहते हैं। पहल शक्ति बनाम दोषित आपके इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट को कहते हैं। परिश्रम बनाम हीनता चौथी स्टेज है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। और आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन आपके अहम या पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति है, या पहचान बनाम संभ्रांति है। फिर है आपके वही इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता होगी आदमी में या फिर वो अलगाव की जीवन जिएगा। फिर आएगा आपके जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या तो वो हमारे लिए कुछ बनाएंगे हमारे पेरेंट्स या बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। और लास्ट है संपूर्णता बनाम हताशा। ठीक है, ईगो आपके इंटरेक्टिव होंगे या उनमें डिस्पेयर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, और इसी के साथ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लर्निंग विद दिव्या चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अब हम मैराथन के साथ फाइनली मिलने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किसका मैराथन, हमारे चैनल का लास्ट मैराथन फूड्स एंड न्यूट्रिशन का। ओके गाइस, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच।